अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री को प्रॉपर्ली जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम रोबो ट्रेडिंग के बारे में कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग है क्या? अब अगर आप इस टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को देखें ना, तो ये काफ़ी इवेल्युएट हो चुकी है। आपके पास प्रॉपर्ली एप्लीकेशंस हैं, आप मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। बट अगर इसका स्टार्ट देखा जाए तो वो ऐसा नहीं था, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस थी और काफ़ी चीज़ें एवेल्युएट हुई हैं, ठीक है? इसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है। अगर देखें तो जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, या ऐसा टाइम जब सदियों साल पुराना टाइम जब लोग आपस में एक-दूसरे को चीज़ें लेने लेने देने वाला काम करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। एक बंदा जिसको एक चीज़ चाहिए बट वो उसके पास है नहीं, एक और इंसान जिसको उसकी चीज़ चाहिए बट उसके पास है नहीं, तो वो आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये रवाज तब से स्टार्ट है कि लोग आपस में एक-दूसरे को चीज़ें को एक्सचेंज करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, और उसके थ्रू आपस में ट्रेड करते थे, ठीक है? बट हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास 1970 के एरा के अंदर लोगों ने इस चीज़ को जाना, और जो आपके पास डिफरेंट बैंक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपरली एक दूसरे कंट्रीज़ की करेंसीज़ को आपस में ट्रेड करना शुरू किया, जस्ट इसलिए कि वो उससे थोड़ा पैसा बना सके। क्योंकि कोई भी कंट्री कभी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी वीक होता है, उस हिसाब से जो उसकी करेंसी है ना, वो ऊपर और नीचे हो सकती है या होती रहती है। ऑफ कोर्स होती रहती है। तो अब लोगों ने इस चीज़ को पहचाना, तो जो बैंक्स थे डिफरेंट, ठीक है, उनके अंदर कुछ लोग लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व किया, और देन उन्होंने उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कोई भी कंट्री है, उसकी जो करेंसी है वो इस टाइम पे उसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 170, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि इसके अंदर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, ये इतना आगे की तरफ जा रहा है, इसके अंदर तरक्की ज़्यादा हो रही है, डेवलप ज़्यादा हो रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी जो प्राइस का ग्राफ है ना करेंसी का, वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, और 170 से चला जाए 180 पे, ठीक है। जब आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली, तो देन अब आप इस चीज़ को अपने प्रॉफ़िट के लिए यूज़ कर सकते थे। आपने 170 से उसकी एक करेंसी को ले लिया, ठीक है, 180 तक उसको होल्ड कर लिया। अब आपको पर करेंसी के साथ ₹10 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। जब लोगों को ये चीज़ समझ आई, या कुछ लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने प्रॉपरली बाकायदा इस चीज़ को एज़ ए ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया कि वो क्या करते, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वो क्या करते, वो ये करते कि एक कंट्री की करेंसी को ले लेते, जैसे ही वो एक्सपेंसिव होती है उसको बेच देते, और इस तरह वो अपना प्रॉफ़िट बनाते रहे। तो ये प्रॉपरली बाकायदा 1970 के अंदर स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट एराज़ हैं, हम उन 4 एराज़ को डीपली जानने की आज के दिन कोशिश करेंगे। देन आपको समझ आ जाएगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिफरेंट एराज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एरा था जिसको टेरेक्स एरा कहा जाता है, जिसकी ड्यूरेशन थी 1971 से लेकर 1981 तक। एक्चुअल में ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरा स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को प्रॉब्लम दे रही थी, तो लोगों ने उसका सॉल्यूशन ढूँढा। उसका सॉल्यूशन ढूँढने के साथ ही उन्होंने न्यू चीज़ को स्टार्ट किया। अब न्यू चीज़ जैसे ही स्टार्ट होती है, तो पुरानी ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही डायरेक्ट डीलिंग एरा स्टार्ट हो गया 1981 के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक एरा हमारे पास स्टार्ट हुआ 1991 के अंदर, और अल्गोज़ एरा हमारे पास स्टार्ट हुआ 2001 के अंदर, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्ली जानने की कोशिश करते हैं टेलेक्स एरा क्या था और कैसे इसके अंदर लोगों ने, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि टेलेक्स एरा 1970-71 की दहाई में हुआ क्या, कि बैंक्स जो थे ना, अब डिफरेंट जो भी लोग थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 1970 या 1980, या इससे पिछली वाली ड्यूरेशन आप देख लें। हिस्ट्री ऑफ मनी के अंदर मैंने प्रॉपर्ली ये चीज़ डिटेल से बताई है। आपको वो वाली वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, आप उनको भी देख सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों ने अपने जो पैसे थे ना, उनको अपने पास नहीं रखा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो पैसे हैं उनको जमा करवाना स्टार्ट कर दिया बैंक्स के अंदर, ठीक है। किसी भी कंट्री के अंदर एक बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्री के जितने भी मुआशी हालात होते हैं या मॉनेटरी सिस्टम होता है, वो सारा उसके अंदर होता है, ठीक है। उसकी करेंसी के साथ उसने कैसे करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक बनाना है, इन्फ्लेशन रेट या इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, जो आने वाले टाइम में हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, वो जितना कुछ भी होता है वो सेंट्रल बैंक के ज़िम्मे ही होता है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने जो डिफरेंट पैसे थे ना, वो बैंक्स के अंदर जमा करवाने स्टार्ट कर दिए ड्यू टू सेफ्टी, क्योंकि वो उनको अपने पास सेफ नहीं रख सकते थे। तो अब बैंक्स के पास इस तरह पैसा जमा होना स्टार्ट हो गया, और बैंक्स के माइंड में वही बात आ गई 1970 या इस ड्यूरेशन के अंदर,
कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा तो ठीक-ठाक जेब में, अब हम प्रॉपर्ली रिसर्च करें, ठीक है? और हम रिसर्च करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ कि कौन-सी कंट्री की करेंसी की वैल्यू आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है। हम वो करेंसी खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगी हम उसको बेच देंगे और हमें प्रॉफ़िट आ जाएगा, ठीक है? तो इसको बेसिकली जब स्टार्ट किया गया वो जो आपकी ड्यूरेशन थी वो 1970 की थी। तो टेलेक्स एरा के अंदर बेसिकली होता क्या था? होता ये था कि एक बैंक, ठीक है? हमारे पास एक बैंक है, वो क्या करता, सॉरी 1 मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बैंक है, ठीक है? इसके अंदर डिफरेंट वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्ली रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को पहचाना है कि आने वाले टाइम पे जो आपके पास बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान, उसके अंदर थोड़ी तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसकी जो करेंसी है, जिसको जापानीज़ येन कहा जाता है, ठीक है? जिसका सिंबल है जेपीवाई, जेपी जापान वाई येन, ठीक है? जापानीज़ येन जिसको कहा जाता है, इसकी जो प्राइस है ये बढ़ने वाली है। तो देन ये क्या करेंगे, अब ये अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये इस टाइम पे जापानीज़ यान की जो करेंसी है उसको परचेज़ कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद जैसे ही उसकी प्राइस हाई होगी ये उसको बेच देंगे। अब मसला इनको ये आ रहा था कि अब इनको ये नहीं पता पता चल रहा था कि ये जो जापानीज़ येन इन्होंने करेंसी लेनी है, ये करेंसी ये कहाँ से लें, कौन से बैंक से लें और किस तरह लें, ठीक है? तो उसके अंदर इनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसका सॉल्यूशन निकाला है एक और इंसान ने जिसको कहा जाता है ब्रोकर। ब्रोकर का मकसद क्या होता था? ब्रोकर का मकसद जस्ट ये होता था कि उसका बैंक के साथ कॉन्टैक्ट होता था, उसको पता होता था कि कौन-सी बैंक के पास कौन-सी करेंसी पड़ी हुई है और वो दूसरा जो बैंक है उसको उसके पास कौन-सी करेंसी पड़ी हुई है। लाइक मतलब उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती थी। अब हुआ क्या 1971 से 81 के दरमियान, ठीक है, जो डिफरेंट बैंक्स थे उन्होंने ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट किया, अपनी रिसर्च के मुताबिक ब्रोकर को कहा कि हमें ये वाली करेंसी दे दो। अब ब्रोकर ने अपनी रिसर्च की और उसके मुताबिक जब उसको पता चला कि ये वाला जो बैंक है, ये यही करेंसी को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, ठीक है? आउट करना चाहता है। तो जो बैंक इस करेंसी को लेना चाहता था और जो बैंक इस करेंसी को देना चाहता था, उनकी आपस में डील करवा देता था विद सम कमीशन, ठीक है? तो अब हुआ क्या 1971 से 81 के एरा के अंदर आपके पास जो बैंक्स थे वो प्रॉपर्ली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट हुए ब्रोकर के थ्रू। वो ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि यार हमें ये वाली जापानीज़ येन या लाइक कोई भी करेंसी चाहिए, हमें ये वाली करेंसी दिलवा दो। अब वो रिसर्च करता है, अब वो देखता है कि कौन-सा बैंक है जो इस करेंसी को आउट करना चाहता है, उनके आपस में डील करवा देता। तो इस एरा को टेलेक्स एरा कहा जाता था, 1971 से 81 तक की इसकी ड्यूरेशन थी और इसके अंदर बैंक्स आपस में ट्रेड करना स्टार्ट हो गए। किसके थ्रू? बैंक आपस में ट्रेड करना स्टार्ट हो गए ब्रोकर के थ्रू, ठीक है? तो टेलेक्स एरा के अंदर ये लाइक सारा चलता रहा। अच्छा 1970 और 80 के दरमियान यही सब चलता रहा। फिर 1980 के अंदर इसके अंदर कुछ अपडेट हुई। अपडेट क्या हुई? अपडेट ये हुई कि 1981 से 91 के अंदर जो टेलीफ़ोन था ना वो आपके पास लोकल बंदों के पास तो नहीं, बट जो आपके पास बैंक्स थे उनके पास आ गया था। तो अब वो क्या करते, अब वो ये करते कि एक तो ये है कि उनके पास लाइक वो जिस बैंक के साथ लाइक डील करते या ब्रोकर उनकी डील करवाता उनके साथ खुद भी जान पहचान होगी। सेकेंडली अब उनके पास टेलीफ़ोन आ गया था, टेलीफ़ोन आने की वज़ह से क्या था कि वो ईज़िली आपस में खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते थे, ठीक है? खुद भी जब उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, अब अगर उनको करेंसी चाहिए तो उनको ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब वो ऑटोमैटिकली खुद उनके साथ बात कर रहे हैं और उनसे करेंसी ले रहे हैं। तो इस एरा को कहा जाता था डायरेक्ट डीलिंग एरा। इस एरा के अंदर आपके पास जो ब्रोकर का रोल था वो खत्म हो गया था। बाकी सारा कुछ वैसे ही चल रहा था, बट आप आपके पास जो ब्रोकर का रोल था वो खत्म हो चुका था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर अब ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि बैंक्स के पास जो पैसा था ना वो लोगों का था। अब लोगों ने इस चीज़ को पहचाना कि यार जो बैंक्स हैं वो हमारे जो पैसे हैं उसके साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफ़िट बना रहे हैं। बट हमने जो पैसा रखा हुआ है उससे लाइक हमसे वो कुछ का चार्जेज़ भी वसूल कर रहे हैं। तो उन्होंने जब इस चीज़ को सोचा समझा या इस चीज़ को पहचाना और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये किया कि 1991 से लेकर 2001 इस एरा के अंदर जो टेलीफ़ोन था ना वो आम लोगों तक पहुँच चुका था और बैंक्स के पास जो पैसा था वो भी आम लोगों का था। तो इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर हुआ ये कि वो जो लोग थे उन्होंने लाइक टेलीफ़ोन के थ्रू बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया और अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बैंक से कहा कि आपके पास जो हमारी अमाउंट पड़ी हुई है, आप उसकी ये चीज़ परचेज़ कर लो या आप उसकी ये करेंसी परचेज़ कर लो। और इस तरह उन्होंने डायरेक्ट लाइक वो जो बैंक्स आपस में पहले डायरेक्ट डीलर के अंदर आपस में जो
ट्रेड कर रहे थे ना, उसके अंदर जो एक्चुअल में पैसा था वो लोगों का था। जब लोगों ने इस चीज़ को पहचाना और आम लोगों के पास टेलीफ़ोन की सहूलत मौजूद हुई, तो उन्होंने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। बैंक के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर वो उनको कहते थे कि आप ये वाली जो करेंसी है ये परचेज़ करके हमारे पैसों की रख लो। जब हम आपको नेक्स्ट कॉल करेंगे या जब बताएँगे, आपने इसको भेज देना है और कोई और करेंसी ले लेनी है। लाइक अब जो आम बंदा था वो भी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, टेलीफ़ोन के थ्रू और बैंक्स के थ्रू। हो अब भी हो ही रहा था कि बैंक्स ही आपस में ट्रेड कर रहे थे, बट अब जो आम बंदा जिसका पैसा पड़ा हुआ था वो खुद अपने पैसों के लिए ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि बैंक को तो कुछ फ़ायदा होना था, लेकिन एक्चुअल फ़ायदा उस बंदे को हो रहा था जिसके पैसे पड़े हुए थे। एक्चुअली बंदे करते क्या थे, वो आपस में थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली, न्यूज़पेपर देख लिया, ठीक है, आपस में बातचीत कर ली, जिसकी वजह से उनको आइडिया हो जाता था कि ये जो कंट्री है, इसकी जो करेंसी है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, बैंक सेलिंग के अंदर, या हैवी होने वाली है या लो होने वाली है। उस हिसाब से वो उस करेंसी को ले लेते और बैंक के अंदर रखवा देते, और जब वो नेक्स्ट कॉल करते और उनको लाइक कहते कि लाइक हमारी जो हमने करेंसी रखी हुई है उसको आप रिलीज़ कर दें। तो इस तरह लाइक इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर आपके पास जो आम बंदे थे वो भी इस ट्रेडिंग की जो फ़ील्ड है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लाइक ये एक पूरी स्टोरी चलती आ रही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एल्गोरिदम एरा, ठीक है? अच्छा, एल्गोरिदम एरा आपके पास स्टार्ट होता है 2001 से लेकर और अभी करंटली यही चल रहा है। एल्गोरिदम एरा के अंदर आपके पास क्या एवोल्यूशन है, हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। एक्चुअली 2001 के बाद से आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल आना स्टार्ट हो गए, इंटरनेट थोड़ा लाइक स्टेबल हो गया, इतना अच्छा नहीं बट स्टिल स्टेबल हो गया। तो क्या हुआ, ये हुआ कि डिफरेंट कंपनीज़ ने खुद एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ही लाइक आपको प्रॉपर एक्सेस दे दी, आपको एप्लीकेशंस दे दी, सॉफ्टवेयर दे दिए, ठीक है, एल्गोरिदम दे दिया कि आप इसके अंदर प्रॉपर्ली चीज़ों को डाउनलोड करके अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने के बाद आप जो है ना लाइक इसके अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इस टाइम पर भी हम कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक एरा में एक और चीज़ ये हुई कि आपके पास जो लोग थे ना, वो डायरेक्टली अपने बैंक्स के थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट हो गए। तो इस केस में ना जो बैंक्स के अंदर जितनी चीज़ें थी ना वो भी इवैल्यूएट हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स के अंदर आपके पास जो ट्रांज़ैक्शन थी वो थोड़ी स्लो थी, तो वो फ़ास्ट होना स्टार्ट हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंक्स थे और लोगों के डिफरेंट बैंक्स के अंदर अकाउंट थे। तो जब भी किसी लाइक इंसान को पता चलता कि ये जो बैंक है ये थोड़ा लैग कर रहा है डिफरेंट चीज़ों में, तो वो अपना अकाउंट किसी और बैंक के साथ बनाने के चक्कर में लग जाता। अब इस केस में जो पहला बैंक था लाइक उसको थोड़ा नुकसान होना था, तो इसलिए बैंक्स जो थे ना वो भी आपस में लाइक एक-दूसरे को अपडेट करते रहे, ठीक है? एल्गोरिदम एरा के अंदर आपके पास मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपके पास आ चुके थे, ठीक है? और लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, लोगों ने डायरेक्ट इसके अंदर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिया या डाउनलोड कर लिया, और आपके पास डिफरेंट अच्छा 2001 के बाद से आपके पास डिफरेंट लाइक ये आपके पास बाइनरी ट्रेडिंग हो गई, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो गई, फॉरेक्स, क्रिप्टो, लाइक ये जो चीज़ें थी ना वो ज़्यादा सिंपल होना स्टार्ट हो गई या आम होना स्टार्ट हो गई। इवन अभी भी इतनी आम नहीं हुई थी क्योंकि इतना हैवी इंटरनेट नहीं था, बट स्टिल स्टार्ट हो चुकी थी आपके पास ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग अभी चल कर आ रही है 2020 के अंदर, इसका नाम डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। एक्चुअल में ये 1999, 2000, 2001 उस एरा में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे इसको बाइनरी ट्रेडिंग कहा जाता था। इसके लाइक आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली डिटेल से बात करेंगे, बट आज का टॉपिक हमारा वो है नहीं। स्टिल मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दी है। अच्छा, एल्गोरिदम एरा के अंदर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए। आप इंस्टॉल करते एक चीज़ को, उसको डाउनलोड करते, ठीक है, उसके अंदर अकाउंट बनाते और मोबाइल के थ्रू ही आपने जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर दी, जो कि दौर अब तक चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एरास थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के, जिनको हमने डीपली जानने की कोशिश की है। टेलेक्स एरा, डायरेक्ट डीलिंग एरा, इलेक्ट्रॉनिक एरा और एल्गोरिदम एरा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अपडेट हुई और हमारे पास एक और चीज़ आ गई, रोबो ट्रेडिंग, ठीक है। हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं और देन इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। रोबो ट्रेडिंग आपके पास क्या है? रोबो ट्रेडिंग बेसिकली आपके पास एक ऐसी टर्म आ चुकी है कि इसके अंदर आपके पास हाँ, इसके अंदर आपके पास अभी इंसान क्या कर रहे हैं, उन्होंने रोबो बना लिए, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली कमांड दे देते हैं और वो जो कमांड उनको दी जाती है उसके हिसाब से वो खुद ही ट्रेड्स करते रहते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट की, ट्रेड क्लोज की, या लाइक जो भी व्हाटएवर ट्रेडिंग के बारे में है ना वो सब कुछ ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक इंसान ट्रेडिंग करता है ना तो उसको काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, बट रोबो ट्रेडिंग के अंदर आपने जस्ट इनको एक बार डेटा प्रोवाइड कर दिए, अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं कभी भी तो कर सकते हैं। आपने जो इनको डेटा दे दिया उसके मुताबिक वो विद इन सेकंड्स जितने भी काम है ना वो करते रहेंगे।
तो ये लाइक आपके पास डिफरेंट ट्रेडिंग की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेटा ट्रेडिंग करते हैं। डेटा ट्रेडिंग हमारे पास क्या होती है, आपके पास अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आपको इकोनॉमिक कैलेंडर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसी एप्लीकेशन है, सॉरी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डेटा मिल जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, इकोनॉमिकल डेटा जिसको कहा जाता है। लाइक आपके पास डिफरेंट डेटा होता है, सीपीआई, पीपीआई, कोर सीपीआई, एफओएमसी, जीडीपी, लाइक किसी भी कंट्री के अंदर ये जितने भी इकोनॉमिकल डेटा हैं ये होते हैं। आपके पास रोबो ट्रेडिंग इन डेटा ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपर्ली रिसर्च करके इसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीपीआई डेटा है, ठीक है, जो रिलीज होना है, उसकी जो प्रीवियस फोरकास्ट है वो है 3.31, ठीक है, और जो फोरकास्ट है वो उसके ऊपर आनी है फोरकास्ट, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमारे पास आनी है 3.43 की। अब फोरकास्ट ऊपर की तरफ आनी है, ठीक है, इसका मतलब है कि करेंसी थोड़ा हैवी होना चाहती है। बट अब इधर होगा क्या कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो न्यूज़ है ना, ये लाइक यूएस टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे आनी है या 9:30 पे आनी है, ठीक है। हमारे पास 5:30 होते हैं शाम के, लेकिन स्टिल हम लाइक इस चीज़ को अभी नहीं कर रहे। अच्छा, अमेरिका के अंदर जैसे ही 9:30 होंगे, ठीक है, तो ये जो डेटा है ये रिलीज़ हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि जो सीपीआई डेटा है वो ऊपर की तरफ आया या नीचे की तरफ आया। फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ आया। अब इसका मतलब है कि डीएक्सवाई या डॉलर है वो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और उनको उन्होंने कर दिए। अब ये जो डेटा है, ठीक है, ये विद इन सेकंड अपडेट होता है और इतना जल्दी और इतना एक्यूरेट तरीके से हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। बट जो आपके पास रोबो होते हैं ना, वो रोबो जैसे ही लाइक ये डेटा आता है विद इन सेकंड उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से वो इस चीज़ को ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डेटा ट्रेडिंग। आपके पास एक डेटा आता है, उसके मुताबिक ये ट्रेड करते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कोरिलेशन ट्रेडिंग क्या होती है। कोरिलेशन ट्रेडिंग का मतलब है कि आपस में दो चीज़ों को रिलेट करके ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जांपल लाइक ये मैंने इधर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, रिलेट एनी रिजर्व कमोडिटी। अच्छा, आपस में दो चीज़ों को रिलेट करके ट्रेड करना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंट्री है, हम लाइक किसी की भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जापान की एग्जांपल ले लेते हैं। जापान के अंदर हमारे पास जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो मेन रिजर्व दुनिया में पड़ा हुआ है ना, वो जापान के पास पड़ा हुआ है। अब अगर जापान की करेंसी को अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो डाउन हो रही है, तो आने वाले टाइम में, ठीक है, उस दिन या कुछ टाइम बाद या लाइक नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, प्रॉपर्ली डेटे के बाद आपको ये फील होता हुआ नज़र आएगा कि उसकी करेंसी अगर डाउन हो रही है तो उसके अंदर जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना ऑयल, वो भी डाउन हो सकता है, ठीक है। तो जो आपके पास कोरिलेशन ट्रेडिंग है, इसके अंदर जो आपके पास रोबो होते हैं वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के साथ एक चीज़ के ऊपर नीचे होने से दूसरी चीज़ को ट्रेड करते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक बड़ा रिजर्व गोल्ड का पड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, तो अभी टैरिफ था जिसकी वजह से हमें ये चीज़ लग रही थी कि जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। अब डॉलर और गोल्ड का आपस में जो रिलेशन है वो रिवर्स है, उसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा बैंक में जा रहा था। अब जो आपके पास रोबो ट्रेडिंग है वो इस पूरे मुकम्मल डेटे को अपने पास फीड कर लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है इसको हम प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। लो हाई प्रोसेस रेट, आपके पास जो डिफरेंट ब्रोकर होते हैं या डिफरेंट बैंक्स होते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जीबीपी जेपीवाई है वो चल रहा है 193.215 पे, ठीक है, एक चार्ट के ऊपर या एक बैंक के थ्रू। सेकंड बैंक के थ्रू वो चल रहा है 193.285 पे। इवन ये लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंट है। बट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के अंदर जो रोबो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, वो ये 215 वाले से ये चीज़ बाय कर लेंगे, ठीक है, इधर इस जगह पर आकर ये चीज़ सेल कर देंगे, ठीक है। अब जो लोग रोबो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं उनके पास अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है और वो हैवी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो अगर लाइक नॉर्मली देखा जाए तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 1000 लॉट ओपन कर लें, ठीक है, तो आपको एक बहुत ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस छोटी सी प्राइस के अंदर भी, ठीक है। इसीलिए अब जो अब आपके पास डिफरेंट बैंक्स होते हैं या डिफरेंट चार्ट्स होते हैं ना, उनके पास जो आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है प्राइस का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। 285 किसी दौर में होता था, लेकिन अब आपको 215 है तो 216 या 218 लाइक इतना ही डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि उनको पता है कि रोबो ट्रेडिंग इतने फास्ट हो चुके हैं तो इजीली वो लाइक इनको कंगाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है। इसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग, ठीक है।
अच्छा, आपके पास एक प्रॉपर ट्रेंड होता है जो आपने कमांड दी हुई होती है रोबो को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बुलिश का। आपने जो उसको कमांड दी है उसके मुताबिक वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली रिसर्च कर रहा होता है। तो अब वो ये जो आपके पास ट्रेंड चल रहा होता है ना, इसको प्रॉपर्ली ऐसे ट्रेड करता है, ठीक है। ये लाइक आप जब प्रॉपर्ली समझते हैं ना चीज़ों को, उसके बाद भी आप इस चीज़ के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे ट्रेंड को हमने लाइक ट्रेड करना है। बट लाइक जो भी आपकी अपनी पावर है, अपनी कैपेसिटी, अपना नॉलेज है, उसके मुताबिक आप कमांड देते हैं और वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मीन रिवर्स, आपके पास कोई भी करेंसी है वो एक तरफ हमेशा 90 की तरह नहीं, ऐसे नहीं जाती रहेगी, बल्कि उसको थोड़ा इम्बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी जब उसके पास खत्म हो जाती है तो उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो ये डाउन जो नीचे की तरफ आ रही है वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही आ रही है। इधर से जो हैवी ट्रेडर्स हैं वो अगेन बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो आपके पास ये जो एक छोटा सा सीक्वेंस है ना, इसको भी जो रोबो ट्रेडिंग है, जब आप उनको प्रॉपर्ली कमांड देते हैं वो उसको ट्रेड करते हैं, और ये जो वो ट्रेड करते हैं इसको मीन रिवर्जन ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने यही चीज़ें जाननी थी जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आपके पास ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, लोग पहले ट्रेडिंग कैसे करते थे, कैसे लोगों के माइंड में आया कि उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉपर्ली करनी चाहिए पैसे कमाने के लिए। ट्रेड तो आपस में कर रहे थे पहले भी, कुछ फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन प्रॉपर्ली 1970-80 के अंदर उनके माइंड में एक प्लान आया, और उसके अंदर उन्होंने ब्रोकर के थ्रू टेलेक्स एरा के उस दौरे को स्टार्ट किया। उसके बाद डायरेक्ट डीलिंग एरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एरा, लोगों ने खुद अपने पैसों को ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपके पास एल्गोरिदम एरा आ गया। इस एल्गोरिदम एरा के बाद ही आपके पास डिफरेंट चीज़ें आई हैं, जो लाइक आपके पास अभी ये बाइनरी कोटेक्स, लाइक व्हाटएवर जो भी है ना, इनके ऊपर हम आने वाले टाइम में प्रॉपर्ली बात करेंगे। उसके बाद आपके पास रोबो ट्रेडिंग है, जो कि आज का दौर में आप कर रहे हैं। डेटा ट्रेडिंग, इसके अंदर वो न्यूज़ या इकोनॉमिक कैलेंडर के जो डेटा होता है उसको ट्रेड करता है। कोरिलेशन के अंदर आपस में दो चीज़ें जो रिलेट हो रही हैं उनको ट्रेड करते हैं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के अंदर वो जो लो और हाई प्राइसेस होती हैं ना, उनको ट्रेड करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मीन रिवर्जन के अंदर वो इम्बैलेंस या जो रिट्रेसमेंट हमारे पास होती है उनको ट्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।